महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। आज नए साल की छुट्टी थी तो सोचा चलो तारानाथ के पास चलते हैं, समय भी बीत जाएगा। वैसे भी मैं इसमें खाली पड़े पड़े बोर ही लग रहा था। लोग तो नया साल कुछ इस तरह से मनाते हैं जैसे जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मगर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर साल बदलने से ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी इतनी खुशी मनानी पड़ती है। खैर, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। जैसे ही तारानाथ के घर पहुंचे, वो लगभग हम ही लोगों को इंतजार कर रहे थे। आओ आओ, मैं आज सोच ही रहा था कि तुम लोग जरूर आओगे। अभी अभी बाघानाथ का पत्र आया है। बाघानाथ याद है ना तुम लोगों को? हाँ, वही वही जिसने बेताल से लड़ाई की थी और फिर उस साधु के चंगुल में फंस गया था और वहां से भी मुक्ति पाई थी। अरे, पहले तुम लोगों को ये कहानियां तो सुनाई थी मैंने। बाघा ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है जिसमें उसके साथ घटे हुए एक बड़े भयानक अनुभव के बारे में उसने बताया है। मैं सोच रहा था तुम लोगों के साथ ये बांटूंगा। बड़ी अद्भुत घटना घटी उसके साथ। ह्यूमन साइकोलॉजी और काला जादू का एक ऐसा सम्मिश्रण हुआ कि मैं भी कुछ विभ्रांति में पड़ गया था। इसलिए सोचा तुम लोग आओगे तो ये कहानी तुम लोगों के साथ बांटूंगा। वैसे तुम लोगों के लिए कहानी है, मगर बाघा ने इसे खुद भुगता है। पेडोफोबिया के बारे में जानते हो? हम दोनों चौंक पड़े। पेडोफोबिया? कुछ कुछ पढ़ा था मैंने। कुछ गुड़िया से डर। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ इंसानों को गुड़ियों से डर लगता है। वैसे तो ह्यूमन साइकोलॉजी में कई तरह के डर होते हैं। कुछ कुछ डर तो हम सब में पाया जाता है, जैसे खास अंधेरे से डर, ऊंची जगह से डर। ठीक ऐसे ही जहां छोटे बच्चों को गुड्डे गुड़ियों से खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है, कुछ लोगों को इन्हीं गुड्डे गुड़ियों से डर लगता है। ऐसी ही एक पेडोफोबिया के मरीज की कहानी, जो धीरे धीरे ऐसी जुड़ती गई कि काला जादू और भूत प्रेत के संघर्ष के बाद ही खत्म हो सकी। बिस्तर पर अपनी नवजात बच्ची की लाश को देखकर बिल्कुल चीख उठा था। ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या कर दिया तुमने? मगर अमाई की पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं था। क्या हुआ? अरे अरे, गुड़िया ही तो है। उस गुड़िया में आत्मा घुस गई थी। उसके हाथ पांव हिल रहे थे। हाँ हाँ, गुड़िया। अरे, तुमने अपनी बेटी को मार डाला तकिए से दबाकर। हाँ, हम देखो, मैं अगर उसे नहीं मारती ना तो वो हमें मार देती। हाँ, इसलिए उसे मारना पड़ा। मिसेस शालिका चक्रवर्ती, हमेशा उन्हें सुंदरता बहुत पसंद थी। खुद भी अप्रतिम सुंदर थी, मगर किस्मत का खेल, विवाह कुछ कम सुंदर व्यक्ति से हो गया था। सारी उम्र इसी कोशिश में रही कि अपने उस कम सुंदर पति को पसंद कर सके, और दूसरा काम था उनका घर सजाना।
घर को सुंदर सुंदर सामानों के साथ साथ सुंदर सुंदर गुड़ियाओं से सजाने का भी उन्हें शौक था। अड़ोस पड़ोस के लोग उनके घर को डॉल हाउस के नाम से कहते थे। ये तो अच्छी बात हुई कि उनका बेटा उन पर गया और बहुत ही सुंदर पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सुंदर। सुंदर जब विवाह के लायक हुआ तो उसके लिए उससे भी सुंदर पत्नी की तलाश की जाने लगी और ये तलाश खत्म हुई आशिका पे। आशिका जैसा नाम वैसा ही सुंदर रूप, एक बार में देखकर ही सुंदर की मां उसे अपनी बहू मान चुकी थी। मगर जैसे ही वो अपने ससुराल में आई, उसने चारों ओर गुड़िया देखकर बोला, मां इतनी सारी गुड़िया क्यों? ये मेरा शौक है बेटी। तुम जैसी सुंदर सी गुड़िया को लेकर आई हो ना, ऐसे ही सुंदर सुंदर गुड़ियों से घर सजाना। मगर ये गुड़िया तो हमारी मौत का कारण बन सकती है। अचानक ही फुसफुसा उठी थी आशिका। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि उसकी इस बात का मतलब क्या है, मगर फिर घर में कुछ अजीबोगरीब बातें होने लगी। घर में रखी हुई गुड़ियाएं धीरे धीरे गायब होने लगी। अक्सर कोई एक गुड़िया गायब हो जाती। एक दिन घर की नौकरानी मालती के पैरों के पास एक गुड़िया पड़ी हुई थी। घर के लोगों का शक उसी पर गया, मगर मालती ने रोते हुए सबको बताया कि वो गुड़िया उसने नहीं बल्कि घर की बहू ने तोड़े हैं। वो उस गुड़िया को तोड़ मरोड़ रही थी, उसके कपड़े काट रही थी कि अचानक वो घर में झाड़ू लगाने पहुंच गई। उसे देखते ही वो चौंक कर बाथरूम में चली गई, गुड़िया वहीं फेंक दी। मगर गुड़िया को इस तरह करते हुए उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था। मगर मालती की बात किसी ने नहीं सुनी। मालती को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वक्त गुजरने लगा। आशिका मां बनने वाली थी। घर की साज सजावट में परिवर्तन होना जरूरी था बच्चे के आने से पहले। सो होने भी लगा। पति ने खुशी के साथ एक सुंदर झूला और एक सुंदर सी डॉल खरीदी। मगर उस डॉल को देखते ही साथ आशिका बोल पड़ी, ये डॉल की क्या जरूरत है? अरे हमारे घर भी तो एक सुंदर डॉल आएगी, तब वो इस डॉल से खेलेगी। नहीं, हमारे घर लड़की नहीं होगी, हमारे घर लड़का होगा, आशिका ने घबराते हुए कहा था। मगर आशिका के लाख मना करने के बाद भी उसके पति ने वो सुंदर सी डॉल खरीद ली। घर लाने के कुछ दिनों बाद ही अचानक वो डॉल भी गायब हो गई। जब आशिका से पूछा गया तो उसने कहा, मैंने उसे संभाल के रख दिया है, यहां बाहर रखे रखे गंदा हो रहा था, अभी तो 4 महीने बचे हैं, रखे रखे गंदा हो जाएगा। समय बीतने लगा। एक दिन अचानक घर में उनके एक रिश्तेदार का आगमन हुआ, जिसे ठहराने के लिए गेस्ट रूम की सफाई की गई। और सफाई करते हुए गेस्ट रूम के खाट के नीचे से निकले ढेर सारी गुड़ियाएं, जिनमें से वो गुड़िया भी थी जिसे आशिका के पति ने होने वाले बच्चे के लिए खरीदा था। गुड़िया को बेरहमी से खराब किया गया था। उसके चेहरे पर पेन से ढेर सारे निशान लगाए गए थे। उसके कपड़ों को कैंची से काटा गया था। सर के बालों को हाथों से नोचा गया था, जैसे कोई अपना सारा गुस्सा उस गुड़िया पर निकाला हो। जब आशिका से इस बारे में पूछा गया तो सारे घर के लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो गुड़िया सब खूनी है, उनके अंदर आत्मा है, वो
वो हम सबको मार डालती। सुनकर आशिका के पति घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही शहर के सबसे बड़े साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सेन से संपर्क किया। आशिका का परीक्षण करके डॉक्टर सेन ने बताया कि कुछ लड़कियों में प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं जिसमें उन्हें पेडोफोबिया दिखाई देता है, मगर थोड़ी बहुत काउंसलिंग और ट्रीटमेंट से उसे ठीक कर दिया जाएगा और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन समझा जा सकता है इसे। हॉस्पिटल से लौटकर उस रात आशिका सो रही थी। अचानक एक पुराना सा घर जिसकी साफ सफाई काफी समय से नहीं हुई, घर के बाहर की दीवार में शैवाल उगाई थी। रंग धुंधला सा होता जा रहा था। बाहर चारों ओर घनघोर अंधेरा फैला था। आज शायद अमावस की रात थी। अचानक ही घर का मुख्य द्वार खोलकर एक बच्ची सड़क पर उतर आई। उसके हाथों में एक गुड़िया थी। वो बोलने लगी, माँ 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 तुम कहाँ चली गई माँ? माँ कहाँ है? कहकर वो धीरे धीरे सड़क पर रास्ते की ओर जाने लगी। दूर शायद किसी मंदिर में पूजा हो रही थी। माँ शायद उसी मंदिर में गई हो। ये सोचकर बच्ची उस रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगी कि तभी उसके हाथों में पकड़ी हुई गुड़िया हिल उठी। उसने जैसे ही गुड़िया को उठाकर देखा वो चौंक उठी। गुड़िया की आंखें जैसे दो लाल बल्ब की तरह जल रही थी। उसके चेहरे पर बड़े बड़े दांत उगाए थे। लड़की ने डरकर वो गुड़िया सड़क पर फेंक दी, मगर ये क्या, गुड़िया सड़क पर गिरते ही साथ अपने पैरों पर खड़े हो गई जैसे कोई इंसान हो और धीरे धीरे चलकर पास ही की झाड़ियों में छुप गई। लड़की घबरा गई, माँ 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 माँ। और अचानक झाड़ियों के अंदर से आवाज आई, मेरे पास आओ, आओ ना, डरो मत। लड़की घबरा उठी। ये उसी गुड़िया की आवाज है जो अभी उसके हाथ से गिरकर झाड़ियों में छिप गई थी। लड़की घबराकर दौड़ने लगी, बड़ी मम्मी मुझे बचाओ, मैं गुड़िया से नहीं खेलूंगी। मगर पीछे से आवाज आती रही, अचानक हड़बड़ाकर आशिका उठ बैठी। बड़ी मम्मी आज से कभी मैं गुड़िया से नहीं खेलूंगी। आशिका के पति सुंदर ने उसे झकझोरा, आशिका क्या हो रहा है? वही भयानक सपना जो आशिका को अक्सर आता है। किसी तरह धीरे धीरे प्रेगनेंसी का समय बीता और आशिका ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। मगर बच्ची के जन्म के बाद से ही उसने कभी भी बच्ची को गोद नहीं उठाया, बल्कि जब भी उसके पास बच्ची को लाया जाता वो और ज्यादा डर जाती थी। नहीं, इस गुड़िया को हटाओ, खूनी गुड़िया है, मार डालेगी। डॉक्टर सेन ने कहा, आशिका का मानसिक विभ्रम अभी भी हटा नहीं है। कुछ समय बाद ये ठीक होगा, इसलिए अक्सर आशिका के पास उसकी बच्ची को रख दिया जाता था ताकि उसके अंदर की ममता को जगाया जा सके। मगर आशिका ने आज तक उस बच्ची को नहीं उठाया। धीरे धीरे हॉस्पिटल में रहने का समय खत्म हो गया और आशिका घर आ गई। सुंदर की मां ने घर की सारी व्यवस्था कर रखी थी। घर में एक आया भी लगा दी गई, मगर तब भी आशिका बच्ची की तरफ आकर्षित नहीं हुई। और एक शाम
पास रखी बच्ची को उसने तकिए से दबाकर मार डाला। पति चिढ़कर उससे पूछते रहे कि क्यों उसने ऐसा किया, तो आशिका का कहना था कि उसने तो उस गुड़िया की हत्या की है जो हिलडुल रही थी, जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी और वो उन सबको मार डालती। मगर मेरा कसूर क्या था? एक गुड़िया ही तो थी। फिर उसे देखकर सासू मां बेहोश क्यों हो गई और मेरे पति ने मुझे इतना मारा क्यों? और इस वक्त इस सीखचे वाले कमरे में मुझे क्यों रख दिया है? ये शायद जेल है। मैं जेल में हूं। एक गुड़िया को मारने के अपराध में जेल में ये कैसे हो सकता है? कैसे? किस अपराध में अंदर आई हो? जेल के उस कमरे में बैठी हुई एक महिला ने आशिका से पूछा। वास्तव में वो ट्रेन में पॉकेट मारी का काम करती थी। नाम था रफीका। रफीका ने जिंदगी में बहुत दुख देखे थे। आंख खुली तो मां को घर घर जाकर बर्तन मांजते देखा। उससे जो पैसे लाती मारपीट करके शराबी बाप छीन कर ले जाता था। थोड़ी सी बड़ी हुई तो रफीका ने भी मां के साथ काम करना शुरू कर दिया, मगर धीरे धीरे उसका संपर्क मिंटू दादा से हुआ। मिंटू दादा ट्रेन में पॉकेट मारों का सरदार था। महिला होने के कारण रफीका को मुश्किल नहीं होती थी, पकड़े जाने का डर भी नहीं था। धीरे धीरे उसने अपनी टोली में काफी नाम कमा लिया था और थोड़ी बड़ी हुई तो मां ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसकी शादी कर दी। मगर पति एक नंबर का नशेबाज था। कुछ सालों में ही पति की मौत हो गई। एक बच्ची उसकी गोद में देकर वो इस दुनिया से चला गया। रफीका के सामने अब वही रास्ता बचा था जिसके जरिए वो अपनी बच्ची का पेट पाल सकती थी। एक बार फिर से मिंटू दादा की गैंग में शामिल हो गई। वैसे अब अक्सर वो पकड़ी जाती है, मगर इस बार जरा हालात बुरे हो गए थे। एक सूटकेस चुराने के चक्कर में पब्लिक के हाथ में पड़ते पड़ते बची। किसी तरह से भागकर स्टेशन से बाहर आई तो वहां की पब्लिक ने बहुत बुरी तरह से मारा। हालांकि लेडीज होने के कारण बच गई। अगर कोई जेंट्स होता तो अभी तक पसली और सिर फूट चुके होते। इस वक्त सलाखों के पीछे बैठी है वो। आशिका को देखकर एक बार उसे आश्चर्य लगा था। इतनी सुंदर लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। ऊपर से हाथ की उंगलियों में डायमंड की रिंग, चूड़ियां 10-12 बोरी की तो होगी। एक चूड़ी या एक रिंग भी अगर हाथ लग जाए तो मां कसम 1 साल मजे से बीत जाएगा। यही सोचकर आशिका से बातचीत बढ़ाने के लिए रफीका धीरे धीरे सरक कर उसके पास आ गई। मगर जैसे ही उसके पास पहुंची, आशिका ने झपट कर उसे गले लगा लिया। माँ मुझे बचाओ माँ। बड़ी मम्मी ने कहा था गुड़िया से मत खेलना माँ। मुझसे गलती हो गई माँ। मैं अब कभी गुड़िया से नहीं खेलूंगी माँ। चौंक पड़ी थी रफीका। इस तरह अप्रत्याशित व्यवहार की उसे जरा भी आशा न थी। पूरी रात आशिका उसे पकड़कर सोई रही। उसने बातों ही बातों में आशिका से बहुत कुछ पूछा। सवेरे
उसे छोड़ दिया गया। पुलिस अक्सर उन लोगों के साथ ऐसा ही करती है, पकड़ कर ले आती है, रात भर थाने में फेंक कर रखती है और सवेरे छोड़ देती है। केस वगैरह नहीं बनाती है, कौन केस बनाकर झंझट पाले। मगर आज रफीका के अंदर की मां फिर से जाग उठी थी। जिस बच्ची को उसने अपना खून पसीना बहाकर मिंटू दादा के गिरोह में चोरी चकारी करके पाला था, 19 की होते ही अचानक एक लड़के के साथ भाग गई। छोटी सी चिट्ठी छोड़ गई थी कि अपना भविष्य सुधारने के लिए अपने सच्चे प्यार के साथ जा रही है। आज इस घटना को करीब 5 साल हो गए हैं। नफरत हो गई थी रफीका को इस दुनिया से। हर रिश्ते से उसे चिढ़ थी, हर रिश्ते से उसे सिर्फ धोखा ही मिला था। मगर आज जब आशिका ने उसे बाहों में जकड़कर मां कहा तो जैसे उसके अंदर की मां जाग उठी थी। बाहर पहुंचकर अपने मोबाइल से उसने कॉल लगाया। अब हाँ रघु भाई, थोड़ा आना रे, मुझे छोड़ देना। ऐसे मौकों पर अक्सर रघु ही उसके काम आता था। अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था उसे। उसके दल का ही एक सदस्य था। थोड़ी देर पर ही एक बाइक उसके पास आकर रुकी। और अंदर थी, छोड़ दिया तुझे? हाँ रे, देखना पकड़ा गई थी। बता कहां छोड़ू? स्टेशन? नहीं, मुझे बस्ती छोड़ दे। रघु उसे अपनी बाइक पर बस्ती ले गया। रास्ता भर वो सोचती रही। जो कुछ आशिका ने अनमने में उसे बताया, अगर उस पर अच्छे से विचार किया जाए तो काले जादू का ही कोई कांड लग रहा था। बार बार उसका मन उस बच्ची को लेकर द्रवित हो रहा था। पुलिस वाले मारपीट तो नहीं करेंगे? बच्ची की हत्या की है, मगर उसकी नजरों में वो हत्या नहीं है। पुलिस वाले मार मार कर मनवा लेंगे उससे और फिर उम्र कैद की सजा। तो बस्ती में अपने छोटे से टीन के घर में पहुंचकर रफीका ने चाय बनाई। चाय बनाते हुए भी बार बार आशिका का वो प्यारा सा चेहरा उसकी नजरों में घूम रहा था। नहीं नहीं, इस बच्ची को उसे किसी भी तरह से बचाना होगा। अचानक ही उसे याद आया बाबा श्यामराव। जब उसकी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, उस वक्त मिली थी वो बाबा श्यामराव से। 4000 रुपए लिए थे उसने और वादा किया था कि काले जादू से वो ऐसा चट्टान चलाएगा कि उसकी बेटी अपने पति को छोड़कर उसके पास चली आएगी। हालांकि हुआ कुछ नहीं। तब रफीका ने उसके घर जाकर बहुत अच्छे से लड़ाई की थी। श्यामराव ने बताया था कि उसके घर में रखा हुआ एक खास पत्थर उसका गुरु का दिया हुआ जागृत देवता है, जिसके जरिए वो सबको मदद करता है। रफीका ने वो पत्थर अपने पास रख लिया था। इस पर श्यामराव ने हाथ जोड़ते हुए कहा था, अरे अरे ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। देख, वो मेरे गुरु को दिया हुआ पत्थर है। ठीक है, ठीक है, मैं झूठा हूं, लोगों को लूटता हूं, मगर वही मेरा सहारा है, उसे मत लूट। पत्थर लौटाने के बदले में श्यामराव ने वादा किया था कि अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ेगी तो वो अपने गुरु से मिलवाएगा, जो सच में उसकी मदद कर सकता है। साथ ही श्यामराव ने यह भी बताया था कि उसकी बेटी अपने पति के साथ खुश है। उसके गुरु ने उसे बस इतनी ही तंत्र शक्ति दी थी जो सच्ची थी।
रफीका यही सोचकर खुश थी कि चलो कम से कम उसकी बेटी अपने पति के साथ खुश है। उसने अपनी बाकी जिंदगी मिंटू दादा के गिरोह में ही बिता देने की सोची थी, मगर आज साला मिंटू दादा भी धोखा दे गया, उसे जेल से छुड़ाने नहीं आया। है पहले इस बच्ची का कुछ कर ले, फिर मिंटू दादा को भी सबक सिखाएगी। यही सोचकर वो श्यामराव के पास चल पड़ी। सारी बातें सुनकर श्यामराव बोला, देखो मुझे लगता है इस मामले में मेरे गुरु ही कुछ कर सकेंगे। तो तूने तो कहा था ना, जिंदगी में अगर बड़ी मुसीबत में पड़ू तो गुरु से मिलवाएगा, तो आज समझ ले वही मुसीबत है। श्यामराव उसकी बातों से प्रभावित हो गया। पहली बार रफीका कोई अच्छा काम करने जा रही थी, इसलिए वो उसे लेकर गया अपने गुरु के पास। ये गुरु और कोई नहीं, बागानाथ ही था। बागानाथ से जब श्यामराव मिला था तब बहुत बुरी स्थिति में था। बागानाथ ने उसे तंत्र मंत्र की कुछ क्रियाएं सिखाए, मगर श्यामराव को वास्तविक ध्यान पूजा में कोई भी रुचि नहीं थी। उसे तो सिर्फ पैसा कमाना था। इसके लिए तंत्र का झूठा प्रयोग भी वो करता था, मगर बागानाथ ने कभी उसे इस बात से रोका नहीं। जब सारी बातें बागानाथ ने सुनी तो वो बोल पड़ा, मुझे ऐसा लगता है उस लड़की पर तंत्र मंत्र का कोई साया है, मगर सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ये बड़ी मम्मी कौन है, क्योंकि जैसा तुम बता रही हो उस बच्ची के दिमाग में गुड़ियों के प्रति डर उस बड़ी मम्मी ने ही डाला था। क्या उसने कुछ बताया? नहीं बाबा, वो तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें करती थी। जितना कुछ मैं उससे जान सकी। तो उसने अपने घर का पता दिया? हाँ, उसने अपने ससुराल और मायके दोनों का पता दिया था। तो हमें किसी तरह से उसके मायके जाकर पता लगाना होगा कि आखिर ये बड़ी मम्मी है कौन जिसने उसके दिमाग में ये बात भरी है। मगर कैसे हम जा सकते हैं, और वो लोग बताएंगे भी कि नहीं, ये भी तो आश्चर्य है बाबा। पता लगाने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अचानक ही श्यामराव बोल पड़ा, बाबा अगर ये उस घर में नौकरानी बनकर चली जाए तो काफी बातें पता लगा सकती है। अपने धुर्त दिमाग से श्यामराव एक बहुत अच्छी तरकीब निकाल लाया था। अगले 2 दिन बाद ही रफीका फूलमती बनकर आशिका के मायके में काम करने लगी थी। वैसे इस काम के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। आशिका के घर में काम करने वाली नौकरानी को पटाना पड़ा कि 1 महीने के लिए वो गांव जा रही है और उसके बदले में अपनी बहन फूलमती को छोड़ जाएगी। वैसे घर बैठे अगर पूरे महीने की सैलरी बिना काम किए उसे मिल रही थी तो इस बात के लिए तकलीफ भी न थी। बिटिया बचपन से ही बहुत सुंदर है। घर की सफाई करते हुए फूलमती ने आशिका के बचपन की फोटो हाथों में लेकर कहा। खिड़की के पास अनमनी से खड़ी उसकी मां अचानक चौंक कर मुड़ी। हाँ, बचपन से ही बहुत सुंदर थी। हाँ, उसके बाल तो वैसे मध्यम वर्गीय परिवार हम कहाँ और उतना साबुन शैम्पू खर्च कर सकते थे। बड़ी मुश्किल होती थी मुझे उसके बचपन में बाल संभालने में, मगर फिर भी मेरी बेटी बहुत सुंदर थी। अचानक ही उनके मुंह से सारी बातें निकल पड़ी। फिर अपने भाव बदलकर बोली, चलो काम करो, बहुत ज्यादा बातें करती हो तुम। जाओ जाकर चाय बनाओ, साहब आते होंगे। फूलमती घबराकर फोटो रखकर वहां से चली गई।
पिछले एक लंबे समय से अपनी बेटी के बारे में जो कुछ बुरा बुरा सुनते आई थी, इसके चलते अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा कह देता है तो आशिका की माँ मिसेस चक्रवर्ती के आंखें भर आती हैं। फूट फूट कर रोने को मन करता है। बेटी की तस्वीर हाथों में लेकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, वो उनकी बेटी इतनी बुरी नहीं हो सकती है। क्या हो रहा है भगवान, आखिर क्या होगा? फूलमती पिछले 2 हफ्ते से इस घर में काम कर रही थी, मगर कुछ भी पता लगाने में असमर्थ थी। बाघा अक्सर उसे फोन में पूछता रहता था कि कुछ पता चला, मगर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जैसे एक कोहरे की चादर घर वालों ने सब जगह ढांक कर रखी थी। समझ में जरूर आ रहा था कि कुछ तो है इस घर में जो असामान्य है। घर 2 मंजिला था, मगर ऊपरी मंजिल में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। ऊपरी मंजिल में 2-3 कमरे और एक खुली छत भी थी, मगर घर के कपड़े नीचे ठीक से धूप न आने के बाद भी उस छत में सुखाने जाने की मनाही थी। कपड़े ठीक से सूखते नहीं थे धूप न मिल पाने के कारण, मगर ऊपर के कमरे में जाना मना था। रफीका उर्फ फूलमती को समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी है ऊपर के कमरे में है, और किसी भी तरह से उसे इस बात का पता लगाना ही होगा। और एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उस दिन संतान षष्ठी थी। मालिक और मालकिन बेटी के नाम की पूजा देने के लिए मंदिर गए हुए थे। रात को ही लौटेंगे। घर की साफ सफाई करते हुए फूलमती ऊपर के कमरे की तरफ चली गई। उस दिन सवेरे से ही आसमान में बादल थे। दोपहर ढलते ढलते आसमान काला हो आया था। तेज आंधी आने की संभावना थी। फूलमती ने ऊपर जाकर देखा, वहां के उन 3 कमरों में ताले थे। चाबी हालांकि उसने हासिल कर ली थी। पहले 2 कमरे खोलने के बाद उसे निराशा ही हाथ लगी। कमरे सामान्य से ही थे, मगर बहुत समय से न खुलने के कारण अजीबोगरीब गंदगी और बांस से भर गए थे। मगर तीसरा कमरा खोलते साथ ही फूलमती और रफीका जैसे कांप उठी। कमरा अंधेरे से भरा था, मगर उसके बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में कुछ हलचल है। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और धीरे धीरे हवाएं चलना शुरू हो गई। और ऐसे ही समय में रफीका ने देखा कमरे के दरवाजे के पीछे से एक सर निकल कर आया, जैसे कोई घुटनों के बल दरवाजे के पीछे से निकल कर आ रहा हो। उसका सफेद खून विहीन चेहरा बहुत ही डरावना था। सफेद बाल तेज हवाओं में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में था एक अजीब सा आकर्षण, जिसे देखकर रफीका अपनी आंखें उसकी आंखों से नहीं हटा पा रही थी। धीरे धीरे वो आकृति उसके करीब आती जा रही थी। उसके कानों में पड़ रही थी एक खूंखार हंसी। अचानक ही आसमान में एक और तेज बिजली चमकी। जिसकी तेज आवाज ने रफीका का ध्यान भटका दिया। वो तुरंत ही पीछे हटी और दरवाजा बंद करके
नीचे उतर आई। रफीका को याद आया वहां जाने से पहले बागानाथ ने उसके शरीर में बंधन बांध दिए थे। शायद ये उस बंधन का ही असर था कि आज वो उस कमरे से बचकर बाहर आ गई थी, क्योंकि उस कमरे में जो आकृति उसने देखी थी वो इतनी भयानक थी, और सबसे बड़ी बात थी उसके आंखों का वो आकर्षण। रफीका समझ गई थी कि आज अगर उसके शरीर में बंधन न होता तो शायद उसके प्राण संकट में पड़ सकते थे, मगर ये सब था क्या, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन अचानक ही मिसेस चक्रवर्ती फोन में बात करते हुए चीख पड़ी, सुनो सुनो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ मत करना। सुंदर ने बताया कि कोर्ट में पेश होते समय आशिका ने कोर्ट में एक बच्ची पर हमला कर दिया था। उसने उस बच्ची की गर्दन हाथों से दबा रखी थी। बच्ची की जान जाते जाते बची। पुलिस उसे पागल खाने ले गई है। मिसेस चक्रवर्ती फोन कानों में लगाए चीख रही थी। उधर से सुंदर ने फोन काट दिया था, मगर उनके हाथों से फोन रखा नहीं जा रहा था। आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। वो चौंक पड़ी। उनके पति इस वक्त ऑफिस में थे, फिर कौन? सिर घुमाकर देखा तो फूलमती उनके सिर के पास बैठकर सिर पर हाथ फिरा रही थी। आंखें खोलते हुए देखकर बोली, माँ, कैसे, क्या हुआ? चक्कर खाकर गिर गई तुम? बेटी कितने परेशान हो? अब चिंता मत करो, उसे पागल खाने ले गए हैं, मगर वो बेकसूर है। सुनकर मिसेस चक्रवर्ती चौंक पड़ी। उन्होंने तो कभी भी इसे बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, फिर वो इतना सब कुछ कैसे जानती है? फूलमती ने और रफीका ने बिना छुपाए जेल में आशिका से मुलाकात और सारी बातें उसे बता दी। फफक फफक कर रो पड़ी थी मिसेस चक्रवर्ती। मेरी बेटी बेकसूर है, उसका इन सब में कोई कसूर नहीं है। माँ, मुझे पता है, आप मेरे साथ गुरुदेव के पास चलिए, वही आपकी रक्षा करेंगे। मगर इससे पहले भी तो कितने सारे पीर, फकीर, बाबा सबको बुलाया है, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। हमारे गुरुदेव उन सबसे अलग है। माँ, एक बार आप चलिए। फूलमती की बात पर विश्वास करके मिसेस चक्रवर्ती चली आई। उन्हें पता नहीं था कि वो कहां जा रही हैं और ये अनजान महिला उसे कहां ले जा रही है, मगर सिर्फ एक बात का डर उनके दिमाग में था कि उनकी बेटी को बाकी जिंदगी पागल खाने में नहीं बिताना चाहिए। इसलिए वो फूलमती उर्फ रफीका के गुरुदेव बागानाथ से मिलने चल पड़ी। डॉक्टर सेन अपनी इस पेशेंट से आश्चर्यचकित थे। आज तक उन्होंने मानसिक रोगियों को बहुत सारे इलाज दिए थे, उन्होंने ठीक भी किया था। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितिवश किसी को मानसिक रोग पकड़ जाता है। कई बार ठीक होने के बाद भी उसके लक्षण वापस दिख जाते हैं, मगर ऐसे किसी केस का सामना उनके सामने नहीं आया था। पेडोफोबिया में इंसान गुड़िया से डरता है और लड़कियों से भी डरता है, क्योंकि ज्यादातर गुड़िया की शक्ल लड़कियों जैसी ही होती है, मगर इतना ज्यादा हिंसक हो उठना आज तक उन्होंने किसी भी पेशेंट के पास नहीं देखा था। आशिका को शांत करने के लिए हैवी डोज सेडेटिव्स दिए गए थे, मगर बहुत जल्द वो होश में आने वाली थी। डॉक्टर सेन उसके सामने ही कुर्सी पर बैठे हुए सोच ही रहे थे कि अचानक
आवाज उनके कान पड़ी। नहीं नहीं बड़ी माँ, मैंने। अचानक ही डॉक्टर सेन उठ गए। आशिका घबराई हुई सी इधर उधर देख रही थी और बड़बड़ा रही थी। गुड़िया से डॉक्टर सेन ने उसके कंधे पकड़कर झकझोरना शुरू किया। आशिका, आशिका, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आशिका, मेरी बात सुनो, मेरी बात पर ध्यान दो। ऐसे नहीं खेला। आशिका, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने तुमसे कहा शांत होने के लिए। प्लीज शांत हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। डॉक्टर सेन उन डॉक्टरों में से नहीं थे जो मरीजों को सिर्फ सेडेटिव देकर शांत करते हों। उन्होंने सम्मोहन में पारंगतता पाई थी। उनकी आवाज का असर धीरे धीरे आशिका पर होने लगा। वो शांत होकर गहरी नींद में चली गई। बागानाथ के सामने उपस्थित होकर मिसेस चक्रवर्ती फूट फूट कर रो पड़ी। बागानाथ ने कहा, डरो मत मां, अगर ईश्वर ने हमें मिलाया है तो तुम्हारी बच्ची की रक्षा अवश्य होगी। मगर मुझे सबसे पहले यह जानना है कि आखिर ये बड़ी मम्मी कौन है। आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगी मिसेस चक्रवर्ती। फिर बोल पड़ी, वो मेरे ससुर की पहली पत्नी है। आपके ससुर की पहली पत्नी? मतलब उनका 2 विवाह हुआ था। तो आपके पति? वो उनकी दूसरी पत्नी से। मेरे ससुर का जब विवाह हुआ तो जब बहू घर आई तो कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, मगर फिर अचानक उनके व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन होने लगा। वो घर में कुछ अजीब अजीब सामान लाती, अजीब अजीब गुड़िया आदि, और घर के एक कमरे में कुछ कुछ करते रहती थी। मेरी ससुर की मां ने इस बात के लिए उन्हें टोका था। इस पर बड़ी खूंखार अंदाज में उन्होंने कहा था, मुझे कभी किसी बात के लिए मना मत करना, वरना इस दुनिया से तुझे जाना होगा। उसके उस अजीबोगरीब व्यवहार से वो बहुत भयभीत हो गई थी। पहले तो लगा लड़कियों में नई जगह आने पर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। तभी घर में खुशी की लहर दौड़ गई जब सबको पता चला कि नई बहू पेट से है। मगर सबसे बड़ा आश्चर्य तो 8वें महीने में हुआ। शरीर में सब तरह से गर्भधारण के लक्षण होने के पश्चात भी एक दिन अचानक बिना प्रसव के ही वो सामान्य हो गई। उफ, घोर अनर्थ! बागा बोल उठा। ऐसा तो बहुत ही भयानक बात है अगर हुआ है तो। हाँ, इसके बाद फिर कभी भी उसने पति का संग नहीं किया। अभी तो ऊपर के एक कमरे में रहने लगी और न जाने क्या क्या करती थी। लोगों का कहना था वो काला जादू में लिप्त थी। मगर परिस्थिति को देखकर मेरे ससुर ने उसकी छोटी बहन से ही शादी कर ली। इस बात पर उसने ऐतराज नहीं किया और शादी के कुछ दिनों बाद ही अचानक वो गायब हो गई। एक पत्र लिखकर गई, मुझे खोजना मत, मैं खुद ही आ जाऊंगी। और आश्चर्यजनक रूप से कुछ समय बाद वापस भी आ गई। मेरे ससुर ने इस बात को देखा कि भले ही वो पति से प्रेम नहीं रखती थी, मगर बहन का संसार बस रहा है इस बात पर उसे बहुत क्रुद्धता थी। और एक दिन मेरे पति का जन्म हुआ। घर में जैसे खुशियों की लहर फैल गई, मगर उनका आक्रोश बढ़ने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी बहन के बच्चे को मारने के लिए तकिए से दबाने की कोशिश की थी। तब मेरे ससुर ने उन्हें पकड़कर ऊपर वाले उसी कमरे में बंद कर दिया था जिसमें वो रहती थी। बाद में उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। धीरे से उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाने लगा। समय बीतता गया।
ऊपर के वो कमरा ही उनकी जिंदगी बन गया, मगर उस कमरे के अंदर भी वो अजीब अजीब काम करते रहती थी। पूरे घर में एक दहशत का माहौल फैला हुआ था। उस दिन मेरे पति को सरकारी नौकरी मिली थी। कहते हैं पूरे घर में खुशी का माहौल था, बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बने थे। तब मेरी सास खुद अपने हाथों से थाली सजाकर अपनी बहन को खाना खिलाने गई थी। साथ में वो महिला भी थी जो रोज खाना खिलाती थी, क्योंकि अचानक ही वो आक्रोशित हो उठती थी तो उन्हें रोकना जरूरी था। खाना लेकर जब मेरी सास उनके कमरे में गई तब उसने सास पर आक्रमण कर दिया। खाने की थाली जमीन में गिर गई। चारों तरफ घर में खाना फैला हुआ था। मेरी सास की गर्दन पकड़कर वो बेतहाशा दबाई जा रही थी कि तभी रोज खाना खिलाने वाली महिला ने कांसे के एक बड़े से गिलास से उन पर आक्रमण कर दिया। उनके सिर चेहरे पर चोट करती रही, जिससे किसी तरह से मेरी सास उसके चंगुल से छूटी। उसके बाद वो लोग नीचे आ गए, मगर जब रात को खाना देने के लिए वो औरत गई तो उसने देखा सुबह जो थाली वो ऊपर छोड़ाए थे उसके धारदार किनारों से अपने सिर पर बार वार करके उसने आत्महत्या कर ली थी। मगर मरने से पहले दीवार में वो लिख गई थी, मैं वापस आऊंगी। इस घर पर मेरा अभिशाप हमेशा रहेगा। मैं मर जा रही हूँ मगर अपनी आत्मा यहीं छोड़े जा रही हूँ। इस घर को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसके बाद से ऊपर के कमरे में ताला लगा दिया गया। कोई भी ऊपर नहीं जाता था। घर के सभी लोग डरे डरे से नीचे ही जिंदगी जीते थे। फिर मैं शादी होकर आई और फिर आशिका का जन्म हुआ। मगर आशिका जैसे जैसे बड़ी होने लगी उसकी शैतानियां बढ़ती गई। मगर उसके बाद भी हमने उसे हमेशा नजरों में रखा। उसे कभी भी ऊपर नहीं जाने देते थे। मगर आप तो जानते हैं बच्चों का स्वभाव, उनकी जिज्ञासा को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। एक दोपहर मैं सो रही थी कि तभी अचानक मैंने उठने के बाद देखा आशिका कहीं नहीं है। मेरा दिल धक सा हो गया। मैं दौड़ती हुई सीढ़ियों की तरफ गई और देखा ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं तेज कदमों से ऊपर चढ़ी और मैंने पाया कि ठीक उसी कमरे में आशिका जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। बड़ी मम्मी, मैं कभी नहीं खेलूंगी गुड़िया से। मैं कभी नहीं खेलूंगी गुड़िया से। गुड़िया में भूत की आत्मा रहती है। वो मार डालेगी मुझे। मैं हमेशा गुड़िया से दूर रहूंगी। उसके बाद से उसका व्यवहार बदल गया। वो कुड़ियों से बहुत डरने लगी और उसके साथ ही छोटी लड़कियों से मुझे चिढ़ाने लगी। हद तो तब हो गई जब उसकी छोटी बहन पैदा हुई। उसने उसे मारने की कोशिश की थी, मगर हमने साइकियाट्रिस्ट से इलाज कराया। लगा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर हमें क्या पता था कि शादी के बाद इतना बड़ा सब कुछ हो जाएगा। वो अपने हाथों से अपनी ही बच्ची को मार डालेगी। उसका ये डर। बागानाथ सब कुछ सुन रहा था। वो बोल पड़ा, मां, मुझे तुम्हारे घर लेके चलो। सबसे पहले उसी दुष्ट शक्ति का सामना करना होगा। उससे घर मुक्त करते ही साथ तुम्हारी बच्ची भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। पेंडुलम की आवाज के साथ ही आशिका धीरे धीरे गहरी नींद में जाने लगी थी। डॉक्टर सान्याल उसके सामने खड़े थे। उनकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। आशिका, इस वक्त तुम इस घड़ी की आवाज को सुन रही हो। मेरी चुटकी बजाते ही साथ
तुम पीछे जाओगी, अपनी जिंदगी में पीछे, जहां पर तुम एक छोटी बच्ची थी। तुम्हें गुड़ियों से खेलना बेहद पसंद था, तुम गुड़ियों के साथ खेलती थी। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम गुड़ियों से नफरत करने लगी? बताओ आशिका, मेरी आवाज सुनकर बताओ। अचानक ही डॉक्टर ने चुटकी बजाई और अगले ही पल आशिका जैसे एक छोटी बच्ची में बदल गई। ये सब कुछ दृश्य कमरे के बाहर बैठे हुए सुंदर मॉनिटर पर देख रहे थे। उनका मन अपनी छोटी सी बच्ची की हत्या करने वाली इस औरत के प्रति क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। अचानक आशिका की आवाज गूंज उठी। मैं गुड़ियों से खेलती थी, मगर मम्मी बहुत सोती थी और मुझे भी दोपहर को सुला देती थी। ऊपर घर जाना मना था। एक दिन मैं ऊपर चली गई, चुपचाप अकेले वहां खेलना चाहती थी, मैं कोई परेशान न करे। मगर वहां पर बड़ी मम्मी थी। उन्होंने मुझसे कहा, गुड़ियों में भूत होता है, आत्मा होती है, मार डालती है वो सबको। गुड़िया देखते ही उसे खत्म कर दो, तभी बचा सकता है। हाँ बड़ी मम्मी, आप जैसे कहती है मैं वैसे करूंगी। मैं सभी गुड़ियों को तबाह कर दूंगी, मैं सभी गुड़ियों को तबाह कर दूंगी। आशिका, मेरी चुटकी बजाते ही तुम वापस अपनी जिंदगी में आ जाओगी। डॉक्टर सान्याल ने जैसे ही चुटकी बजाई, आशिका एक बार फिर से अपनी जिंदगी में लौट आई थी। मगर डॉक्टर सान्याल के लिए अभी भी प्रश्न था कि आखिर ये बड़ी मम्मी कौन है। मॉनिटर पर आशिका को इतना असहाय और बेचारा देखकर सुंदर के अंदर का क्रुद्ध पिता जैसे सो गया। उसके अंदर जाग उठा वो प्रेमी पति जो अपनी पत्नी से बेतहाशा प्यार करता था और उसे इस असहाय हालत में नहीं देख सकता था। वो एक सांस में दौड़ता हुआ कमरे के अंदर गया और आशिका को अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही बागा मिसेस चक्रवर्ती के घर पहुंचा, उनके पति ऑफिस से आ चुके थे। बागा को आश्चर्य की नजरों से देखते हुए उन्होंने मिसेस चक्रवर्ती से पूछा, ये कौन? मिसेस चक्रवर्ती ने छोटे रूप में सारी बातें उन्हें बता दी। बागा ने कहा, आप लोग घबराइए मत, विश्वास की हमेशा जीत होती है। दुष्ट शक्तियां किसी को सता जरूर सकती हैं, मगर उसका नाश नहीं कर सकती। इनकी एक मियाद होती है, जब ये खत्म हो जाती हैं। आज का दिन वही मियाद है, समझिए। मगर मिसेस चक्रवर्ती के पति सोफे पर निढाल होकर गिर गए। इससे पहले भी तो कितने तांत्रिक बाबा कौन कौन नहीं आया, मगर कुछ नहीं हो सका। वो दुष्ट शक्ति हमारे परिवार पर एक अभिशाप है, वो हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। मेरी बेटी आज जेल में है, अपनी ही बच्ची की हत्या के इल्जाम में। हमें कोई नहीं बचा सकता। अगर ईश्वर इस संसार में है तो दुष्ट शक्तियों को पराजित होना ही पड़ेगा। मुझे एक प्रयास करने दीजिए, बागा ने दृढ़ शब्दों में उनसे कहा। शाम ढलते ढलते नीचे के कमरे में बाघा ने एक बड़ा सा वृत्त और उसके अंदर ढेर सारे त्रिभुज खींचे। उस त्रिभुज में ढेर सारे दिए जलाए गए। ऐसे ही 5 गोले उसके चारों ओर बनाए। ये गोले अभिमंत्रित हैं। आप सभी को इस गोले के अंदर बैठना है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में आप लोगों को इस गोले के बाहर नहीं आना है। याद रखिए, वो मायावी शक्ति अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी रूप में
आप लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी, मगर किसी भी हाल में उसकी माया के चक्कर में नहीं आना है। इसके बाद श्यामराव, रफीका, मिस्टर और मिसेस चक्रवर्ती चारों गोलों के अंदर आ गए। एक गोली के अंदर बैठकर बाघा ने अपने झोले से पूजा का सामान निकालना शुरू किया। ये सामान था एक्सीडेंट में मरे हुए इंसान की खोपड़ी, आत्महत्या करके मरी हुई औरत के कंधे की हड्डी, शमशान की राख, सियार का दांत, शराब, विधवा औरत की कोख में मरे हुए बच्चे का अंगूठा और ऐसे ही बहुत सारा सामान। इन सामानों को रखकर उसने मंत्र जाप करना शुरू किया। ओम काली 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 महाकाली चामुंडे ओम नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ओम मंत्र जाप करते ही साथ घर में जैसे भूकंप सा आ गया। चारों ओर आश्चर्यजनक रूप से तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति आज भयानक तांडव खेलना चाहती है। पूरे शहर में आंधी और बारिश तेज शुरू हो गई। इसके साथ ही ऊपर के कमरे से आने लगी भयानक हंसी की आवाज। कुछ नहीं कर सकेगा तू, कुछ नहीं। इस परिवार को मेरे अभिशाप से कोई नहीं बचा सकता। बाघा का मंत्र जाप चलता रहा। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे वो शक्ति पूरी तरह से बाघा को पराजित करना चाहती है। तभी मिसेस चक्रवर्ती के कानों में पड़ी आशिका की आवाज। माँ मदद करो, माँ मुझे बचा लो। बड़ी मम्मी ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। मैं यहाँ से छूटना चाहती हूँ। और ये आवाज सुनते ही मिसेस चक्रवर्ती के अंदर की माँ जैसे उबल पड़ी। वो उठकर गोले से बाहर आने की कोशिश करने लगी। मिस्टर चक्रवर्ती और रफीका ने बहुत कोशिश की उन्हें गोले के अंदर रोके रखने की, मगर उनका हाथ छुड़ाकर वो गोले से बाहर आ गई। इसके साथ ही चीख पड़ा था बाघा। माँ, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था किसी भी हाल में उस गोले से बाहर मत आना। उफ! अब बाघा भी ये कह ही रहा था कि अचानक एक बिल्ली की आवाज ऊपर से आने लगी। सबने हड़बड़ाकर ऊपर देखा और जो कुछ देखा उसे देखकर वो सब भयभीत हो गए। घर की छत पर एक बिल्ली इधर से उधर मंडरा रही थी। आश्चर्यजनक रूप से बिल्ली सीलिंग पर चल रही थी, जैसे बिल्ली न होकर कोई छिपकली हो। काले रंग की उस बिल्ली की आंखों में खूंखारता थी। अचानक ही उसने मिसेस चक्रवर्ती की ओर देखना शुरू किया कि बाघा भी उठकर अपने गोले से बाहर आ गया और बाहर आते ही साथ उसने एक जोरदार धक्का मिसेस चक्रवर्ती को लगाया, जो पुनः गोले के अंदर चली गई और इसके साथ ही कमरे में गूंजने लगी एक बिल्ली की खूंखार भयानक आवाज और इसके साथ ही बाघा के मंत्रोच्चारण की आवाज। वो बिल्ली भयानक रूप से बाघा पर आक्रमण कर रही थी। वो उसे नोच रही थी और बाघा बार बार मंत्रोच्चारण के साथ साथ चिता की राख उसके शरीर पर छिड़कता जा रहा था। दोनों के मध्य भयानक मल्ल युद्ध चला जा रहा था। कुछ ही पलों में अचानक बिल्ली दूर छिटक गई। एक जोरदार रुदन की आवाज सबके कानों में पड़ी। बाघा का पूरा शरीर बिल्ली के नाखूनों से चोटग्रस्त होकर खून निकल रहा था। तभी बाघा ने देखा यज्ञ की आग धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। उसने तुरंत ही अपने झोले में से अभिमंत्रित सरसों निकालकर यज्ञ की आग में फेंका।
और अगले ही पल यज्ञ की आंख ज्वालामुखी सी फटी और तेजी से जलने लगी, और इसके साथ ही एक औरत के चीखने की आवाज कमरे में गूंज उठी और सब चौंक पड़े। अभी तक जहां पर बिल्ली खड़ी थी वहां पर खड़ी हुई थी एक भयानक शक्ल की बूढ़ी औरत, जिसके सर के बाल जैसे सांप की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसका भयानक चेहरा, खूनी आंख देखकर सबका जैसे धड़कनें बंद होने को आ गई थी। मगर तभी सबने ध्यान दिया उस चेहरे पर खूंखारता के साथ साथ थे स्पष्ट डर के निशान। बाघा ने तुरंत ही गोले के अंदर बैठकर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही अपने हाथों को काटकर ढेर सारा खून एक कटोरे में इकट्ठा किया और उसे विधवा के गर्भ में मरे हुए बच्चे के अंगूठे डुबोकर जोर से उस औरत की तरफ फेंक दिया। खून उसके शरीर में पड़ते ही साथ वो एक भयानक चीख से चीख पड़ी और इसके साथ ही वहां से वो गायब हो गई। बाघा टहास कर उठा। मां, तेरा घर मुक्त हो गया है उस दुष्ट शक्ति से। मां, देख देख, आखिर तक सत्य की विजय हुई, भक्ति की विजय हुई। अब वो दुष्ट कभी इस धरती पर लौट कर नहीं आएगी। हॉस्पिटल के कमरे में आशिका लेटी हुई थी। डॉक्टर सान्याल की असिस्टेंट डॉक्टर हाथों से गुड़िया बनाने में पारंगत थी। पिछले कुछ दिनों से वो अक्सर आकर आशिका को ये सिखाती थी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, आशिका ने उसे अपने हाथों से बनाई हुई एक गुड़िया दिखाई। उन्होंने कहा, ये तो बहुत सुंदर बना है, वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई। आशिका ने उस गुड़िया को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी थी। तभी कमरे में पहुंचे सुंदर और उसकी मां। सुंदर ने कहा, तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, चलो घर चलो, हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। अब की बार जो भी छोटी गुड़िया या गुड्डा आएगा उसे बहुत प्यार करना। आशिका नम आंखों से सुंदर की तरफ देख रही थी।